हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म जी, जिसने मनोविज्ञान को एक नई पहचान दी, जो एक प्राचीनतम विचारधाराओं में से मानी जाती है। इसको अध्ययन करने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जानना होगा, एक विल्हेल्म वुंट और दूसरे ईबी टिचनर। विल्हेल्म वुंट का संबंध जर्मन से है और ईबी टिचनर ब्रिटेन और अमेरिका दोनों से संबंधित है। तो चलिए पहले बात करते हैं विल्हेल्म वुंट। विल्हेल्म वुंट 1832 में जर्मन में जन्मे। पारिवारिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। अपनी माता पिता की चौथी संतान थे और इनकी पढ़ाई संबंधी आदतें भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। अक्सर डे ड्रीमिंग ये करते थे, जिसके चलते फर्स्ट ईयर में इनको फेल भी होना पड़ा। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से ये अपनी हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय में नहीं कर पाए और एक मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले लिया, जहां पर इन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की पढ़ाई की। इसके पश्चात इन्होंने हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग स्टार्ट कर दी। इसके पश्चात 7 वर्ष तक इन्होंने एज एन असिस्टेंट काम किया हर्मन हेल्महोल्ट्ज के साथ, एक छोटी सी सैलरी पर। विल्हेल्म वुंट को एक नई पहचान मिली 1875 में, जब इनको लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जो आजकल कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है, जर्मन में है, वहां पर इनको दर्शन शास्त्र फिलॉसफी डिपार्टमेंट का चेयरमैन नियुक्त किया गया और वहीं पर रहते हुए 1879 में इन्होंने साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी स्थापित की। इस लेबोरेटरी में अनेक शोध हुए, हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब इन्होंने अपनी लेबोरेटरी स्थापित की तो ये काफी प्रसिद्ध हुए और अनेक देशों से बच्चे इनके पास शोध करने या मनोविज्ञान को सीखने आने लगे, जिनमें जर्मन से हम बात करें तो क्रेपलिन, लेमन, कुल्पे इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे। अमेरिका की बात की जाए तो जेम्स मैककेचल, जी स्टेनले हॉल, जिनको फादर ऑफ एडोलसेंस माना जाता है, चार्ल्स जूड, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे। वहीं पे ब्रिटेन से चार्ल्स स्पीयरमैन और ईबी टिचनर, हालांकि टिचनर बाद में अमेरिका चले गए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को, संरचनावाद को एक नई पहचान दी। इसके पश्चात 1896 में विल्हेल्म वुंट ने अपनी एक साइकोलॉजी पर बुक लिखी, जिसका टाइटल था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये काफी प्रसिद्ध हुई और इसी में वुंट को हम अच्छे से समझ सकते हैं। वुंट को समझने के लिए हमें दो तरह से अध्ययन करना होगा, एक तो वुंट द्वारा दी गई सिस्टमेटिक साइकोलॉजी और दूसरा लिप्जिंग लेबोरेटरी में किया गया कार्य। वुंट की जो सिस्टमेटिक साइकोलॉजी थी, उसमें सबसे पहले हमें जानना होगा कि साइकोलॉजी की विषय वस्तु क्या हो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, और उसका मेथड क्या हो, और माइंड और बॉडी को लेके विल्हेल्म वुंट क्या सोचते थे। और लिप्जिंग लेबोरेटरी से मेरा अभिप्राय है कि वहां पर किस तरह के शोध उस समय किए गए। सिस्टमेटिक साइकोलॉजी में यदि हम देखें तो सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट मैटर की। तो विल्हेल्म वुंट ने अपनी परिभाषा में ही कहा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का विज्ञान है। और इस अनुभव को भी उन्होंने दो भागों में आगे डिवाइड किया, इमीडिएट एक्सपीरियंस और मीडिएट एक्सपीरियंस। इसमें भी उन्होंने इंपॉर्टेंट माना इमीडिएट एक्सपीरियंस को, तात्कालिक अनुभूति को, और फर्दर उसको एनालाइज किया, यानी इन्होंने उसके एनालिटिकल कैरेक्टर पर ध्यान दिया और ये पाया कि जो हमारी चेतन अनुभूति है, उसका जब विश्लेषण किया जाए तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट निकल कर आती है, एक सेंसेशन और दूसरी फीलिंग। मान लीजिए जैसे अभी आपके हाथ में पेन है और आप ये देखें कि पेन किन चीजों से मिलकर बना है, तो आप पेन को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। उसी तरह से जो हमारे चेतन विचार हैं, चेतन अनुभव हैं, अनुभूतियां हैं, उनको हम विश्लेषण करके उसके बारे में गहनता से जान सकते हैं। एक तरह से जिस तरह से हम जो हमारे चारों तरफ की भौतिक वस्तुएं हैं उनको तोड़ते चले जाएं और लास्ट में हम एक परमाणु पे पहुंच जाएं, उसी तरह से ये उसको एनालाइज करते थे। इसके पश्चात हम बात करें इनके मेथड की, तो मेथड में इन्होंने बात की इंट्रोस्पेक्शन मेथड की, अंतर्निरीक्षण विधि, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एनालिसिस, कि एक व्यक्ति अपने बारे में बेहतर बतला सकता है। मान लीजिए मैंने चाय और कॉफी ली है, तो उसके टेस्ट के बारे में शायद आप इतना बेहतर ना बताएं जितना बेहतर मैं बता सकता हूं, क्योंकि ये मैंने किया है। तो व्यक्ति क्या करता था, अपना स्वयं का निरीक्षण करता था और निरीक्षण करने के बाद
बहुत गहनता से उन विचारों को बतलाता था। हालांकि इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी हमें ट्रेंड व्यक्ति चाहिए, उसके अलग क्राइटेरिया है जिस पे हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड बेस्ट हो सकता है किसके लिए? उन चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है माइंड बॉडी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये पैरेलल अप्रोच रखते थे, पैरेललिस्ट इनको कहा जाता था, ड्यूलिस्टिक कहा जाता था। ये मानते थे कि माइंड और बॉडी दोनों साथ में चलती है बिना एक दूसरे को प्रभावित किए। यानी अगर हम माइंड को स्टडी करना चाहते हैं तो शरीर को बिना प्रभावित किए उसका अध्ययन किया जा सकता है, और उसी तरह से शरीर का अध्ययन करना चाहते हैं तो बिना मस्तिष्क को या मन को प्रभावित किए किया जा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं लिप्सिंग लेबोरेटरी में किया गया कार्य। तो ऐसा माना जाता है कि 180 प्लस शोध इनके सुपरविजन में हुए, जिनमें से 70% शोध सेंसेशन और परसेप्शन पे थे। अर्थात लिप्सिंग यूनिवर्सिटी में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उनमें जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु रही वो सेंसेशन और परसेप्शन थी। इसके अलावा रिएक्शन टाइम को ये स्टडी करते थे, अटेंशन को स्टडी करते थे। इसी तरह की विषय वस्तु होती थी उस लेबोरेटरी में अध्ययन करने के लिए। इसके साथ साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि विल्हेल्म वुंट पे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का प्रभाव भी रहा। दर्शन शास्त्र में इन पे जो प्रभाव था वो जॉन लॉक का। जॉन लॉक बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। तो जॉन लॉक ने ये कहा भी था कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, और उसी तरह से ये भी मानते थे। और साइकोफिजिक्स में इन पे जो प्रभाव रहा वो फेक्नर का था। और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो इनके कंटेम्प्रेरी रही, जिन्होंने कुछ मायनों में आलोचना भी की, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कार्ल स्टम्प उनमें से एक व्यक्ति रहे। तो ये एक जीवन था विल्हेल्म वुंट का। इनको बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं ग्रैंड फादर ऑफ साइकोलॉजी इनको कहा जाए तो बेहतर रहेगा। आज इन्हीं के प्रयासों से मनोविज्ञान अपने स्वतंत्र अस्तित्व में है और एक अपनी यूनिक पहचान के साथ है। 1920 तक ये रही और 1920 में इनकी मृत्यु हुई। हालांकि